नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे रायबरेली से, जहां ग्राम कुंडवल में नाली की सफाई के दौरान विवाद में एक व्यक्ति के घायल होने का मामला आया सामने। और साथ ही बात होगी आड़ंद की, जहां पर युवती के कथित अपहरण और हत्या मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। रायबरेली लालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कुंडवल में नाली की सफाई के दौरान विवाद में एक व्यक्ति के घायल होने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने फावड़े से उसके चेहरे पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पीड़ित की पत्नी ने आरोप लगाया कि बीच बचाव के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की गई और मारपीट में उसे भी चोटें आईं। परिवार का कहना है कि घटना के संबंध में थाने में प्रार्थना पत्र देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी कई बार हमला कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम लवकुश है, मैं लाल साहब पूर्व के रहने वाले हैं। थाना लालगंज है। समस्या क्या है? समस्या है कि मैं पानी के लिए नाली झरिया रहे थे और हमारे 4-5 लोग हैं, दोनों आगे हमको मारने लगे, जान से मारने की धमकी मार रहे थे। एकदम बाहरी आदमी एक आया तो छुड़ाया, तब जाके छोड़े। एकदम वो ना आते तो हमको मार ही डालते। हमारे पत्नी को यहाँ मारते। रमेश गणेशी और औरतें, उनके दोनों औरतें थी, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। वो नारी झरिया रहे थे पानी लगाने के लिए, इसमें आए न पूछना कहा, डायरेक्ट मारने लगे। फावड़ा मार दिया मेरे मुंह में, कस्से से फिर यहाँ पूरा बदन टूट दिया मेरा। थाने में कल गया था, रिपोर्ट करवाने गया, मेरा तो नसीब नहीं था। आज हम यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं। किस थाना क्षेत्र के रहने वाली है? लालगंज थाना क्षेत्र से रहने वाले हैं। क्या घटना हुई है? हमारा पति नाली झरियाने के लिए जा रहा था, पानी लगाने के लिए, और रमेश ने आया, साथ में गणेश भी आया। हमारे पति को फावड़ा उठा के मार दिया है। और जब हमने शोर सुना तो भागी, छुड़ाने के लिए गए तो गणेशी रमेश ने हमको ठर्रा के अपने द्वार ले गए। हमको छेड़खानी कर रहे थे, सब पूरी तरह से मेरे शरीर में हाथ लगा रहे थे, पकड़ रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर थाने गई थी? थाने गए थे, एप्लीकेशन दिया तो कोई सुनवाई हमारी नहीं किया। कितने लोग मारपीट में घायल? अरे हमारा पति को मारे, हम भी को मारे, और उसकी तरफ से नीचा भी रही है मारने में, और गणेशी रमेश। आज आप कहाँ हैं? आज हम यहाँ रायबरेली क्षेत्र में आए हैं। क्या नाम है आपका? भैया राम प्रताप। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गांव पोस्ट कुंडवल, ग्राम पूरे लाल साहब, थाना कोतवाली लालगंज, चौकी नरपतगंज। समस्या क्या है? समस्या है कि हम मौके पे नहीं थे, हमारा लड़का था, हमारी बहुरिया था, उनको मतलब नाली की सफाई करने में उनको फावड़ा से हमारे लड़कों को मार दिया। उसका मुंह कट गया। उसके बाद बहुरिया गई मार छुड़ाने, तो बहुरिया हमारे ठर्रा के लेकर खींच के ले गया, उसको बहुत मारा, उसके सीने में सब घाव कर दिया। थाने गए? थाने गए थे, वहाँ एप्लीकेशन दिया है, अभी तो कोई सुनवाई नहीं है। आज आप कहाँ हैं? आज हम आए थे रायबरेली, लेकिन हमको लेट हो गए, यहाँ कोई अधिकारी मौके पर है नहीं। अब रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। वासद में युवती के कथित अपहरण और हत्या मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी सुरेश परमार की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान आरोपी ने हमला कर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इस बहुचर्चित मामले ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा किया था। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ की घटना की नियमानुसार जांच की जाएगी और कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी साक्ष्यों की समीक्षा कर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वहीं बच्चों और महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में त्वरित जांच, सख्त कार्रवाई और पारदर्शिता बनाए रखने की मांग भी लगातार उठ रही है। नमस्कार, आप સૌ જાણો છો કે 4 વર્ષની એક વાસદની માસૂમ દીકરી સાથે
કૃત્ય જેને કરેલું હતું મીન્સ કે જે આપણે વિચારી પણ ના શકીએ એવું એને જ્યારે નિરાધારે જ્યારે એની પર એને કિડનેપ પણ કરી, એની પર સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કામ પણ કર્યું અને એની હત્યા પણ કરી. પરંતુ આપણા આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબની સરકાર, આપણા હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબ જ્યારે ગૃહમંત્રી છે ત્યારે અને આણંદના એસપી અને એમની પોલીસ તંત્રએ 24 જ કલાકમાં હત્યારાને પકડી પણ પાડ્યો. અને જ્યારે એ હત્યારાને લઈને પોલીસ સ્ટેશન જતી હતી ત્યારે હત્યારાએ પોલીસ પર ઘાતકી હુમલો કર્યો અને એનું એન્કાઉન્ટર થયું છે. ત્યારે પોલીસ તંત્રને ખૂબ ખૂબ હું દિલથી આભાર માનું છું ને અભિનંદન પણ આપું છું કે જે અત્યારે જે છોકરાઓ છે એ કૃત્ય જે કરી રહ્યા છે, હત્યા પણ નાની દીકરીની જેને કરી છે અને એક દાખલો બેસાડવાનું જેમ કામ કર્યું છે, એ સૌનો હું દિલથી આભાર માનું છું. આપણી ગુજરાત સરકાર આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, આપણા હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબ અને આનંદ પોલીસ તંત્રનો દિલથી આભાર માનું છું. आनंद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत टीएसपीसी तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के वांछित उग्रवादी नरेश गंजू उर्फ रविकांत को गिरफ्तार किया है। सिमरिया एसडीपीओ नागर गोजे शुभम भाऊ साहब ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मंधनिया गांव के जंगल में घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। आरोपी हत्या, रंगदारी, पुलिस पर हमला, अवैध हथियार रखने और यूएपीए सहित कई गंभीर मामलों में फरार था। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ चतरा और लातेहार जिले के विभिन्न थानों में 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस ने कहा कि जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। एक की गिरफ्तारी हुई है सर, क्या कहते हैं? दिनांक 19/7/26 को चतरा पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। ये टीएसपीसी संगठन के एक वंचित अपराधी है नरेश गंजू उर्फ रविकांत जी, और ये फरार चल रहा था। और इसकी ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि अपने घर पे जो कि मंदनिया लावालौंग में है, तो इसके आने की सूचना थी। इसी क्रम में एक छापामारी दल का गठन किया गया और उस छापामारी दल ने वहाँ पे जब रेड किया तो वहाँ पे इसको जो मंदनिया में एक फुटबॉल ग्राउंड है, वो फुटबॉल ग्राउंड के पास वाले जंगल से इसको गिरफ्तार किया गया है। मालूमात की कांड संख्या है 168-19। इसमें ये अपराधी वंचित पूर्व भी जेल में भी 2 बार जेल जा चुका है। पहले ये एक बार मालूमात पुलिस में मतलब लातेहार जिला से जेल गया था और एक बार सिमरिया के कांड संख्या में भी चतरा पुलिस से जेल गया। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आज छिबरामऊ के एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित पीडीए जन पंचायत महासम्मेलन में पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में छिबरामऊ सीट पर भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं से जनता के बीच पार्टी की नीतियों और पीडीए की विचारधारा को पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए 2027 में सत्ता परिवर्तन की अपील की। कार्यक्रम का संचालन आदिल परवेज ने किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कलीम खान, महेंद्र नीम, तहसीन सिद्दीकी, सुनैना चौहान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज का क्या उद्देश्य है और कहां पर बैठक? पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक शर्मा विश्वकर्मा समाज को सावधान करने वाली कि भारतीय जनता पार्टी से बचो। ये न नौकरी दे रही, न रोजगार दे रहा, लगातार अपमानित कर रहे हैं, अत्याचार उत्पीड़न बीजेपी राज में हो रहा है। तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें, वोट समाजवादी पार्टी को दें, समाजवादी पार्टी को जिताएं और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर किस तरह तैयारियाँ? ये 2027 के चुनाव को लेकर किस तरह तैयारियाँ? 2027 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारे बूथ स्तर पर मतदाता सूची से लेकर के बूथ कमेटियाँ और हर चीज़ का सब सत्यापन हो रहा है और बूथ बूथ पर लोगों से संपर्क हो रहा है। चुनाव जब भी होगा समाजवादी पार्टी जीतेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जौहर यूनिवर्सिटी पर बिल्डोजर चलने के लोग कार्रवाई हुई है, नोटिस दिया गया है, उस पर क्या कहना?
आप जोर से बोलो, आपकी आवाज़ में सुन नहीं आजम पा खां के यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने के लिए कार्रवाई किया, नोटिस दिया उसको। वो बहुत गलत हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि बीजेपी का शिक्षा में कोई विश्वास नहीं है। इतने परिश्रम से समाजवादी पार्टी की सरकार है, माननीय नेताजी ने, माननीय आजम खान साहब ने गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए, तालीम देने के लिए यूनिवर्सिटी का निर्माण किया और वो केवल एक की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बल्कि गरीबों के लिए बनाई गई शिक्षा संस्थान है। ऐसे शिक्षा संस्थान को गिराने के लिए नोटिस देना ये जो अलोकतांत्रिक है और ये जो है गरीबों के लिए पीडीए के विपरीत, हितों के विपरीत शिक्षा से वंचित करने का काम है। तो इसलिए ये काम नहीं होना चाहिए। जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हुआ था, सोनम वांगचुक को उनको उठा दिया गया है धरने से। करीब 19 दिन से सोनम वांगचुक और नीट परीक्षा के सभी प्रभावित छात्र जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी सेहत भी खराब हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार की हठ धर्मिता के चलते न तो छात्रों की बात सुनी जा रही है, न सोनम वांगचुक की बात कोई मानी जा रही और जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते तो बीजेपी का क्या बिगड़ जाता। आके में परीक्षा व्यवस्था में जितनी खामियां थी या परीक्षा व्यवस्था जो दोषी थी और करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया, तो उसके लिए या तो शिक्षा मंत्री दोषी हैं या प्रधानमंत्री दोषी हैं और दोनों में से किसी को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये बीजेपी सरकार हठ धर्मिता पर चल रही है और ये संवेदनहीन लोग हैं। किसी की जान चली जाए, सोनम वांगचुक की जान चली जाए, बीजेपी को परवाह नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न दें, ये जो है हठ धर्मी वो बनाए हुए हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो युवाओं के लिए क्या सरकार कदम उठाने का काम करेगी? 2027 में सरकार बनती है समाजवादी पार्टी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो नौजवानों के लिए शिक्षा, नौकरी और रोजगार का प्रबंध किया जाएगा। जो रोड मैप 2012 से लेकर 17 तक प्रदेश के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए, शिक्षा से लेकर नौकरी रोजगार के लिए, अस्पताल दवाई का इंतजाम करने के लिए और किसानों की तरक्की के लिए और गरीबों की मदद के लिए योजनाएं, चाहे सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हों, समाजवादी पेंशन से लेकर छात्रवृत्ति और तमाम चीज़ें हों, या आपके जो है कन्या विद्याधन से लेकर के गरीबों के पढ़ाने लिखाने का इंतजाम सब समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा और गरीबों, किसानों और उत्तर प्रदेश की मदद होगी। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि पीडीए का वर्ग का हर व्यक्ति, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, हमारा शर्मा विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, नाई हो, मोनी हो, चौरसिया हो, पाल हो, बिंद हो, निषाद हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, लोधी हो, चौहान हो, सभी समाज के लोगों से कहना चाहते हैं विरोध, ये भाजपा सबकी विरोधी है, इसलिए इस बार कोई बीजेपी को वोट न दे, पूरा वोट समाजवादी पार्टी को दे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। कन्नौज के ठटिया बिजली स्टेशन पर लो वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। जनेशपुर समेत आसपास के गांव के सैकड़ों ग्रामीण बिजली स्टेशन पहुंचे और संविदा कर्मी के साथ धक्का मुक्की भी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से कम वोल्टेज और बिजली कटौती के कारण फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है और भीषण गर्मी में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों का सब्र टूट गया।
मौके पर पहुंचे एसडीओ ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। लेकिन बात समझो, अगर आज हम लोग धान नहीं गाड़ पाएंगे तो हम लोग अपने पूरे साल का खर्चा कैसे चलाएंगे? हम लोगों के घर में जो बेटियों की शादी करनी वो हम लोग कैसे करेंगे? जब धान का जब रेट की बात आती है तब आप 2000 रुपये लेते, 1800 रुपये लेते, बीच में दलाल लग जाते आपके। तब सरकारी मंडी में हम लोगों का रेट नहीं लगाया जाता। आज अगर हम लोग यहाँ बिजली घर में कोई बात कह दें तो मुकदमा लिख दोगे। ये कहाँ का तुम्हारा कानून है? याद रखो, ये जनेशपुर के केवल 10% लोग हैं। अगर हर गांव से 20-20, 50-50 आदमी आ गया तो संभाल नहीं पाओगे, ना सब लोगों के ऊपर मुकदमा लिख पाओगे। आदरणीय आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, लाइट दीजिए, 5 घंटे दीजिए, बराबर दीजिए, सही वोल्टेज पे दीजिए। आपके अधिकारी जो हैं, आपके कर्मचारी हैं, अगर जनता का फोन नहीं उठाएंगे तो हम लोग क्या करें बताओ? हमारा अगर एक बार लाइट आप देते भी हो, अगर हमारा फॉल्ट हो जाता है फिर 4-4 घंटे लाइट नहीं आती है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? पूरे का पूरा किसान ही हर चीज में। क्या करे किसान? आपने 6 बजे लाइट दे दी, 6:30 बजे फॉल्ट हो गया, अब 10 बजे तक आपका वर्कर ढूंढ रहा है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। रोहतास के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में ट्रॉमा सेंटर को पुराने जर्जर भवन से नवनिर्मित मॉडल अस्पताल भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। नए ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि यहां 13 बेड का हाई डिपेंडेंसी यूनिट और 4 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू तैयार है, जहां सड़क दुर्घटना सहित गंभीर मरीजों को 24 घंटे विशेष उपचार मिलेगा। मॉडल अस्पताल में ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन जैसी अधिकांश जांच सुविधाएं भी एक ही परिसर में उपलब्ध है, जबकि एक्सरे सेवा का स्थानांतरण जल्द पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। शिफ्ट किया जा रहा है ट्रॉमा सेंटर। मॉडल अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर अभी शिफ्ट किया गया है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, जो पुराना सेंटर था वो काफ़ी जर्जर अवस्था में भी था और नया बन के तैयार है यहाँ पे। और अभी आज जैसे आप लोगों ने देखा 13 बेडेड एचडीयू और 4 बेडेड आईसीयू भी यहाँ पे रेडी अवस्था में है। और ये इसलिए सब किया जा रहा है कि जो हमारे गंभीर किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है, वैसे कुछ होता है, उनको रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े और ट्रीटमेंट यहीं पे उपलब्ध रहे। यहाँ पे 24/7 डेपुटेशन रहेगा डॉक्टर्स का, और जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी सब इसी बिल्डिंग में उपलब्ध है। सिर्फ एक एक्सरे अभी शिफ्ट नहीं हो पाया है, हमको लग रहा है जल्द ही इसको हम लोग इस बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन उसके अलावा जितने भी ब्लड टेस्ट वगैरह, CT स्कैन, ये सारी चीज़ें इसमें शिफ्ट की जा चुकी हैं। और मुझे लगता है कि इससे जो चोट वगैरह लगता था उसमें रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती थी, वो नहीं करना पड़ेगा और 24/7 यहाँ पे ट्रीटमेंट चल सके। सर, लगभग एक ही बिल्डिंग में सारे इलाज? जी बिल्कुल। ये मॉडल हॉस्पिटल बना भी इसलिए है ताकि एक ही बिल्डिंग में सभी चीज़ें उपलब्ध हो, जो पेशेंट्स हैं उनको इधर उधर ना जाना पड़े, और उसके अनुसार ये यहाँ पे बनाया गया है। और आने वाले दिनों में इससे जरूर जिलावासियों को लाभ हो। बिहार रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।